सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गढ़वीर। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 5 जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन क्रिया बाहरी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान कर भोज्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। भोजन का पचा हुआ भाग ग्लूकोज के रूप में शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है और कोशिका द्रव्य के अंदर यह ग्लूकोज का एक अणु पाइरूवेट के 2 अणुओं में टूटता है और यह पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में यह पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण भी होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट के 2 अणुओं में बदलता है और हमारे कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह पाइरूवेट ऊर्जा का निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारे कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है और जब हमें ज़रूरत होती है तब हमें यह माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। जब हम अचानक से किसी भी प्रकार का व्यायाम या कसरत अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे पैरों की या हाथों की मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अत्यधिक मात्रा में व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों के अंदर पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मिलती है और हम व्यायाम या एक्सरसाइज करते जाते हैं। उसके पश्चात इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है। इसे क्रैम्प कहते हैं। तो यह अवायवीय श्वसन इस प्रकार से होता है। ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट के 2 अणुओं में बदलता है और हमारी मांसपेशियों में यह पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। दूसरा है यीस्ट की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन। यीस्ट के अंदर यह पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल में बदलता है। इथेनॉल को शराब भी कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। इसकी समीकरण इस प्रकार से होगी, ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट के 2 अणुओं में बदलता है और पाइरूवेट यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल में बदलता है और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह यीस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चूंकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जबकि अवायवीय श्वसन में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक अम्ल निकलते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में निकलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलती है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में इकट्ठी होती है। इस एटीपी का हमारे शरीर में किस प्रकार से निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एडीपी का निर्माण होता है और यह एडीपी फास्फोरस से जुड़कर एटीपी के अणु का निर्माण करता है। इस एटीपी से जल की उपस्थिति में फास्फोर अलग हो जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए किया जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, तो एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है? तो पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया विसरण विधि के द्वारा होती है। पेड़ पौधे विसरण विधि के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विसरण क्या है। यहाँ पर देखिए अगरबत्ती जल रही है और इसका धुआं विसरण के द्वारा फैल रहा है। अर्थात विसरण में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण है वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलते हैं। अर्थात यह धुआं अगरबत्ती के पास अधिक है तो अपने कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता इसके नज़दीक में अधिक है और आसपास के वातावरण में इस धुएं की सांद्रता कम है, तो धुआं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ रहा है। इसे विसरण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार विसरण विधि के द्वारा ही पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान कर श्वसन क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। अब दिन के समय क्या होता है कि दिन के समय पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है और बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस ओर गति करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से कम की ओर गति करेगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जबकि पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं वो वायुमंडल से पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर आ जाते हैं। इस विधि को विसरण विधि कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की पत्तियों में आ जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जल के साथ मिलकर स्टार्च या मंड में बदल जाती है और पौधों के भोजन के रूप में इकट्ठा हो जाती है या संचित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है और पौधों की पत्तियों के अंदर साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है और यह ऑक्सीजन गैस दिन के समय पौधों की पत्तियों में अधिक हो जाती है। पत्तियों के संपर्क में जो वायु होती है वहां इसकी सांद्रता कम होती है, तो यह गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पौधों की पत्तियों से बाहर वायुमंडल में निकल जाती है। रात्रि के समय इसका उल्टा होता है। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होगी, तो यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्थात पौधों की पत्तियों में से बाहर वायुमंडल की ओर छोड़ दी जाती है।
तो पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन। पौधे श्वसन क्रिया में सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया होती है। अर्थात रात्रि के अंदर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसीलिए रात्रि के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जलीय जीव ऑक्सीजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हालांकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु की ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थल वाले जीवों की तुलना में अधिक होती है। अर्थात जलीय जीव श्वसन की क्रिया तेजी से करते हैं। मछली मुंह के द्वारा जल ग्रहण करती है तथा इसे बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है, जहां जल के अंदर विलेय ऑक्सीजन मछली का शरीर ले लेता है। मनुष्य में श्वसन। यह मनुष्य का श्वसन तंत्र, जिसमें यह श्वास नली या श्वसनी आगे जाकर दो भागों श्वसनिका में बट जाती है और यह श्वसनिका आगे कई शाखाओं श्वसनिकाओं में बट जाती है। श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कुपिकाएं कहते हैं। इन कुपिकाओं का संबंध रुधिर वाहिकाओं से होता है, अर्थात इन कुपिकाओं से रुधिर की वाहिनियां जुड़ी होती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले दोनों फेफड़े पसलियों के बीच में सुरक्षित रहते हैं तथा फेफड़ों के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। श्वसन क्रिया में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु को अंदर लेने तथा बाहर फेंकने में डायफ्राम मुख्य कार्य करता है। जब डायफ्राम चपटा होता है अर्थात नीचे की ओर जाता है, तो वायु नाक के द्वारा होते हुए हमारे फेफड़ों में उपस्थित कुपिकाओं में पहुंचती है और जब डायफ्राम वापस उसी अवस्था में आता है तो कुपिकाओं से यही वायु बाहर छोड़ दी जाती है। हमारे शरीर में नाक के द्वारा वायु अंदर ग्रहण की जाती है। नाक के अंदर महीन बाल तथा श्लेष्मा की पतली परत पाई जाती है, जो धूल के कणों तथा अशुद्धियों को आगे जाने से रोकती है। यहाँ से वायु कंठ से श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुँचती है। हमारी श्वास नली के अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें उपास्थि वलय कहते हैं। यह उपास्थि वलय श्वसनी को चिपकने से रोकती है। श्वास नली से होते हुए ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे फेफड़ों में उपस्थित कुपिकाओं में पहुंचती है। यह फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली कुपिकाएं और इनमें ऑक्सीजन युक्त वायु इस प्रकार से पहुंचती है। इन कुपिकाओं का संबंध रक्त वाहिनियों से होता है, अर्थात ये कुपिकाएं रक्त की नाड़ियों से जुड़ी होती है और जब ऑक्सीजन इन कुपिकाओं में पहुंचती है तो इससे जुड़ी रक्त की वाहिनियों में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन या लाल रक्त की कणिकाएं कुपिकाओं में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को सोख लेती है और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को ये रक्त वाहिनियां
कोशिकाओं में छोड़ देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड इन कोशिकाओं से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। क्या होगा यदि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाए? हमारे शरीर में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है तथा यह ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है, अर्थात कोशिकाओं में उपस्थित वायु में से ऑक्सीजन को सोखने का कार्य या ऑक्सीजन को लेने का कार्य यह हीमोग्लोबिन ही करता है। यदि यह हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में उपस्थित नहीं हो तो फेफड़ों से ऑक्सीजन का एक अणु पैरों के अंगूठे तक विसरण के द्वारा जाएगा और इस कार्य में 3 साल का समय लगेगा। तो हीमोग्लोबिन हमें प्रकृति से मिला एक अनमोल तोहफा है।